शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब बारी है चुनावी शंखनाद की। जी हां, देश के 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद बज चुका है। करीब 2 घंटे पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि आखिर बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। इसके लिए ममता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। बीजेपी के कहने पर 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने ये सीधे सीधे आरोप लगा दिए। कई संगीन आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। पीएम अपने पावर का कर रहे हैं दुरुपयोग। 8 चरणों को लेकर उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए गए। हालांकि आपको बताते चले 2016 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक बढ़ा दिया गया है। उसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर साधा है निशाना और ये कहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करें। चुन चुनकर किस तरह से हमला करती हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नजर आई, सुनिए। আমি সর্বভারতীয় ইলেকশন কমিশনকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি, বাধাই জানাচ্ছি যে তারা 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, चुन चुनकर हमला करती हुई और ये कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पावर का दुरुपयोग नहीं करें। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, जबकि वहीं पुडुचेरी, हालांकि वहां पर 30 ही सीटें हैं, साथ ही तमिलनाडु, केरल का वो जिक्र करती हुई, जबकि असम में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे ज्यादा घमासान पश्चिम बंगाल को लेकर मचा हुआ है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच आइए समझ लेते हैं, जिस चुनाव के चरण को लेकर दीदी ने सवाल खड़े किए हैं, आखिर वो है क्या। एक एक करके चुनावी तारीखें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल का घमासान और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी टीएमसी के बीच आर पार की जंग देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। ममता के लिए साख की लड़ाई। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। लेफ्ट कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई। पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद का ऐलान हो चुका है। जंग की तारीख तय हो चुकी है। सियासी युद्ध के घमासान मैदानों को चरणों में बांट दिया गया है। वेस्ट बंगाल 8 phases. Last time it was 7. West Bengal first phase, date of poll 7 March. The counting shall be done on 2nd May 2021.
चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके पीछे की दो बड़ी वजह, पहला ये चुनावी हिंसा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है और दूसरा कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 8 चरणों में यानी कि लंबा चौड़ा मतदान का ये पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसको अंजाम दिया जाएगा। सियासी अग्निपथ तैयार है, जहां पार्टियों के बीच विजय पथ की जंग जारी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ममता के किले का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बीजेपी के दिग्गज तैयार है। परिवर्तन का रथ बंगाल की सड़कों पर दौड़ रहा है। पिछले 5 सालों में बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और दावे इस बार सरकार बनाने के हैं। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिंसा, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व, परिवारवाद जैसे मुद्दों पर आर पार की जंग जारी है। बीजेपी ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं ममता के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? मंदिरों में नेताओं का तांता लगा हुआ है। रैलियों में भीड़ जुटाने की होड़ मची हुई है। कोई परिवर्तन की बस दौड़ा रहा है तो कोई जनसंपर्क के लिए बाइक रैली कर रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता ने बीजेपी में जान फूंक दी। मिशन अब ममता का किला और सीधी जंग बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आ रही। वहीं बंगाल में राज करने वाली लेफ्ट और विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई बना हुआ है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, सूर्याग्नि रॉय, पौलमी साहा, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। 8 चरणों को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसा बंगाल में ही क्यों हो रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि जिस चुनाव के चरण को लेकर दीदी ने सवाल खड़े किए हैं वो किस तरह को होने को है। आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो तमाम चरण जिसके जरिए ममता बनर्जी ये सवाल पूछ रही है कि तमाम दूसरे बड़े राज्य जहां पर एक चरण में चुनाव होने हैं, बंगाल को ही 8 चरणों में क्यों बांटा गया है। तो ये वो चरण हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों यानी कि 4 राज्य, 1 पुडुचेरी, 5 जगहों के चुनावी नतीजे तो 2 मई को आएंगे, लेकिन यहां पर वोटिंग कब कब होनी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला 27 मार्च से शुरुआत हो जाएगी, दूसरा चरण 1 अप्रैल है, तीसरा चरण 6 अप्रैल रखा गया है। तो आपको बता दें कि इस तरह से यह प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी। अगला यानी कि चौथा चरण 10 अप्रैल को 44 सीटों पर, पांचवा 17 अप्रैल को 45 सीटों पर और छठा 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी को लेकर दीदी बार बार सवाल पूछ रही हैं। अगले 2 चरण जल्दी से देखिए। 7वां चरण 26 अप्रैल को 36 सीटों पर, जबकि 8वां और आखिरी चरण 29 अप्रैल को 36 सीटों पर यहां पर होना है मतदान। लेकिन दीदी का यह भी कहना है कि आखिर ऐसा पश्चिम बंगाल के साथ ही क्यों किया गया, जबकि सच्चाई यह भी है कि 2016 में 7 चरणों में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। दीदी को आखिर किसका दर्द है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी पर बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जबकि रिजु दत्ता हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी के प्रवक्ता। उन दोनों के पास चले उसके पहले इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, ममता बनर्जी ने चुन चुनकर हमला किया है, यह कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी को चुनाव के 8 चरणों पर संदेह क्यों है? जी हाँ चित्रा, ममता बनर्जी ने यह कहा है कि 8 चरणों में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है वो बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए उनको एडवांटेज देते हुए किया गया है। उन्होंने साफ साफ से ये एलिगेशन लगा दिया है कि बीजेपी पार्टी ऑफिस से बना हुआ एक
एक लिस्ट है, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव भी 7 चरणों में हुआ था, उससे उनको इनकार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जिस बारे में अभी खफा है वो ये है कि बहुत सारे चरणों में जो जिले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको 2 भाग में भाग कर दिया गया है। जैसे ममता बनर्जी ने खुद कहा, दक्षिण 24 परगना जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसको 3 भागों में, 3 चरणों में उसका चुनाव होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी 24 परगना हो या नदिया जिला हो जो दक्षिण बंगाल में आता है, इन सब जिलों को तोड़ दिया गया है, भाग कर दिया गया है कई सारे चरणों में। और ममता बनर्जी का ये साफ एलिगेशन है कि ये बीजेपी, अमित शाह और पीएम मोदी को एडवांटेज देने के लिए किया जा रहा है, ताकि तमिलनाडु में और असम में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा, समय मिलेगा, वो कैंपेनिंग कर पाए खुल के पश्चिम बंगाल में। चलिए, शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी को 8 चरणों में विधानसभा चुनावों का फायदा मिलेगा, इसीलिए चुनाव आयोग ने इस तरह का फैसला किया है। रिजू दत्ता जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अभी तक तो सीबीआई, तमाम दूसरी जांच एजेंसियां इसी पर ताबड़तोड़ वार आप लोगों की ओर से जारी थे, कम से कम चुनाव आयोग को तो छोड़ देते। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या आपको? 8 चरणों में अगर वहां पर चुनाव हो रहे हैं तो फिर बीजेपी को फायदा कैसे मिल जाएगा? पहले तो चित्रा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज बंगाल में जनतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है उसका डंका बज गया है। और देखिए, जैसे हमारी दीदी ने कहा है, हम इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं उनके डिसीजन का। बट एक चीज आपको भी तो देखिए, आदमी तो सवाल पूछेगा, 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, वहां पर एक फेज में इलेक्शन है, और 294 सीटें हैं, 294 सीटें हैं बंगाल में, वहां पर 8 फेज में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने जो सोचा है सही सोचा होगा, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन टीएमसी लड़ेगी। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस लोगों के लिए हमने 10 साल में क्या किया है और आगे क्या करेंगे उसके ऊपर, और 8 चरणों में गोल होगा, 8 चरणों में खेला होगा। ठीक है, दीजिए बीजेपी को बाहर। चलिए, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। नुपुर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो लाइव आ चुके हैं। और बाबुल, आज तक पर आपका स्वागत करते हुए दीदी ने ताबड़तोड़ हमले बोले, ये कहा कि पीएम और गृह मंत्री अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। 8 चरणों में विधानसभा चुनावों का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। टिप्पणी इस पर आपकी। चलिए, दीदी का क्षमता जो भी है, जो क्षमता का दुरुपयोग बोलिए, पुलिस का दुरुपयोग बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन बोलिए, जो भी आप कहिए, खेल खत्म हो गया। अब उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनको कहने दीजिए। अब लोगों का वोट होगा, लोकतांत्रिक देश में लोग जो है अपना वोट देने जाएंगे। अब मैं सुन रहा था तृणमूल कांग्रेस से कोई ना कोई तो आया होगा जो कह रहे थे कि इतने सारे सीट्स है तमिलनाडु में, 234 है, वहाँ पे शायद 3 या 4 दफे हो रहा है, यहाँ पे 8 दफा क्यों? भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग जेल में रहते हैं, उनके लिए 24 घंटा जो है बंदूकधारी सामने खड़े रहते हैं। तो बंगाल में जिस तरीके के डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया है कि 10 साल की एकदम मतलब क्या कहूँ, हर तरीके से बंगालियों को जो टॉर्चर किया है दीदी के एडमिनिस्ट्रेशन, दीदी की पुलिस, और संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का निगरानी में और उनकी चुप्पी में कभी और उनकी प्रत्यक्ष मदद में कभी, तो 8 क्यों 10-12 दफे भी अगर वोट होती तो भी जो है बंगाल के लोग खुश होते। क्योंकि पंचायत इलेक्शन से लेके म्यूनिसिपल इलेक्शन से लेके 2019 तक आपने देखा है कि कैसे हम सबके ऊपर किस तरीके से हमले किए गए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। दीदी क्या बोलती है, सही मायने में आज के बाद उसका कोई मायने नहीं रखता है। बाबुल सुप्रियो जी, लेकिन बीजेपी की ओर से इस बारे में रिक्वेस्ट तो चुनाव आयोग से की गई थी कि चुनाव के जो चरण हो वो काफी लंबे हों, इसके पीछे की क्या वजह थी? बिल्कुल वजह क्या है वो भी बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। आपको मालूम है कि बंगाल जो है ऊपर से नीचे तक काफी लंबा एक क्षेत्र है, और ये भी सबको मालूम है कि किस तरीके का हिंसा होता है। कई बार इसके पहले देखा गया, मैं भी 2014 से चुनाव लड़ रहा हूँ, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में बहुत सारा समय चला जाता है। तो इसलिए हमने 8 क्या, हमने तो 10 अलग अलग हिस्सों में वोट हो, ये भी हमने मांग की थी। और हम इसलिए मांग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि 12 हिस्से में होता तो भी बुरा नहीं होता, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सैंक्टिटी है, जो एक ऑटोक्रेटिक महिला ने, एक सीएम ने उसका बर्बादी करके रख दिया था, उसका सेलिब्रेशन हो। ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो हम है ही, लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमें सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनना है, और उसके लिए तृणमूल कांग्रेस का खत्म होना बहुत जरूरी है। और उसी लिए लोगों का वोट देना, मतदान केंद्र तक पहुंचना
ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ तृणमूल कांग्रेस को खत्म कैसे करेंगे? आप लोगों की ओर से जय श्री राम का नारा लगाकर ममता बनर्जी पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे, लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, ममता बनर्जी अपने पूरे परिवार के साथ, अभिषेक बनर्जी भी हैं, उनका भी परिवार है, सभी के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं और पूरे बंगाल में मैसेज दे रही हैं कि देखिए, हिंदू विरोधी होने के जो आरोप बीजेपी लगाती है वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। ये सब देखिए, ये सब दीदी का जो है सुर्खियों में रहने के लिए ना, दीदी कल दिखा दिया, ना वो सरकार चला सकती है ना स्कूटी चला सकती है। स्कूटी में आपने देखा क्या उनकी हालत थी। ये अलग बात है कि उन्होंने ई स्कूटी चला के केंद्रीय सरकार का एक तरफ से पेट्रोल का विरोध कर रहे थे, एक तरफ से हमारा काफी सारा पब्लिसिटी भी कर दिया, क्योंकि बहुत, मैं भी हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो फेम 1 फेम 2 में हम पूरे देश में किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी उन्होंने उसका भी पब्लिसिटी कर दिया बिना जाने हुए। और जय श्री राम बोलने से छिड़ने का रीति रिवाज और ये तरीका दीदी ने ही बताई है, इसलिए उनको कहा था जय श्री राम से चिढ़ने के लिए। मैं जिस इलाके में हूँ अभी, एक इंटीरियर जगह में, यहाँ पे लोग सलाम अलैकुम भी बोल रहे थे, तो मैं उसका अलैकुम सलाम नहीं बोलूंगा? आपको चिढ़ने का कोई हक ही नहीं। ये भारत सेक्युलर कंट्री है और दीदी अगर उसको मानती है तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं, गाड़ी से उतर के उनके पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। बाबुल सुप्रियो जी, आप ममता बनर्जी पर तमाम हमले भी कर रहे हैं, आपने उनके स्कूटी नहीं चला पाने की तस्वीरों को लेकर भी अपनी टिप्पणी कर दी, लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि देखिए, चाहे बंगाल में चुनाव हो या किसी भी हिस्से में हो, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। ये कितना बड़ा मुद्दा और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? ये तो देश के लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए जो भी ठोस कदम उठाना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये उसके लिए ठोस कदम उठाने का काम जो है वो कर रही है। ये मत भूलिएगा कि टैक्सेस, पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर केंद्रीय सरकार अकेले नहीं लेती है, हर राज्य जो है बहुत भारी टैक्स उनके ऊपर लेते हैं। अगर इतना ही दीदी को चिंता थी तो अपना हिस्से का टैक्स थोड़ा कम कर देना, तो हम उसी से निपट रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है। उन्होंने 1 रुपए घटा तो दिए हैं, नहीं, और अब हर टीएमसी कह रही है बारी आपकी है। एक रुपया से क्या होगा? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? ये सब चुनाव के सामने ये सब चीजें हम बचपन में जब कॉलेज में थे तब से दीदी को ये सब करते हुए देखा है। एक फांसी की रस्सी लटक रही है और दीदी नीचे बैठी हुई है कि ज्योति बसु ये नहीं करेंगे तो हम शाम तक लटक जाएंगे और 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। ये सब हम बहुत बचपन से देखे थे, हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं आपको इतना ही कहूंगा, लेट्स कट ऑल ऑफ दैट। यही कहेंगे कि आज जो हुआ है, जो डिसीजन हुआ है, उससे लोग अपना वोट डालेंगे, फिर लोगों के ऊपर है। आप देखिएगा कैसे हम बंगाल में कितना अच्छा हम कितने अच्छी तरीके से, जैसे माननीय अमित शाह जी कह रहे, हम अगले बार जो है, इस बार जो है 200 पार जरूर करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिनका मैं जवाब ले लेती हूं। सवाल यह है कि वो 3 कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी को लगता है कि वो 10 सालों के टीएमसी के राज को खत्म कर देगी इस बार? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ममता बनर्जी के खिलाफ जो मुद्दा है वो तो है ही। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को नौकरी मिले। जो सिंडिकेट, कटमनी, लोगों को डराने धमकाने का जो एक एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा था, उसकी वजह से बंगाल में किसी भी तरीके का, जबकि एक टाइम पे बंगाल मतलब एज ए इंडस्ट्रियल हब देश में एकदम अव्वल जगह पे थी, आज वो कहीं का नहीं रहा है। कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना के रखा है। आप नारदा में अगर देखिए तो आप देखेंगे कि तृणमूल की किसी छोटे मोटे नेता को पकड़ना पड़ता है, उसको पैसे देना पड़ता है, फिर वो आपको लेके जाएंगे जिसको हम भतीजा कहते हैं उनके पास, फिर वो कुछ थोड़ा सा कुछ लेंगे उसके पास। और दीदी खुद ये कटवानी की बात करी, ये है। फिर आप अगर लैंड एक्विजिशन की नीति देखें तो आपको इंडिविजुअल बायर से, कोई 100 एकड़ में अगर कोई कारखाना चालू करना चाहता है तो उसको इंडिविजुअल बायर से जमीन लेना पड़ेगा। ये सच है कि दीदी जमीन के आंदोलन से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिकल उद्देश्य से आप पूरा राज्य का जो है आप हर तरीके से देखिए। आप शिक्षा, हर साल उसकी परीक्षा नहीं होती है। आप हेल्थ की पोजीशन क्या है देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है कि आमफान के लिए जो चावल भेजा जाता है उसकी भी चोरी होती है। तो ये हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जितना काम बात करी उतनी अच्छा है। हमने तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है वो आप ही दिखाते हैं। एनआईए जो लश्कर तैयबा के जो आतंकी को पकड़ते हैं उसमें से 9 में से 6 बंगाल से पाए जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमान के लिए दीदी खाला बन के बैठी हुई है। जो बाकी लोग हैं जो जो टेरर ग्रुप्स के साथ जिनका लिंक है उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए किस तरीके से दीदी ने 10 साल सबके ऊपर जो है अत्याचार किया है। पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं
मोटा मोटा मुद्दे तो बहुत है, करना बहुत है, बंगाल के लिए जितना करे कम है, लेकिन आज जो भी फैसला हुआ लोकतंत्र के लिए हो और हम बहुत ये बात सच है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का यह भी आरोप है कि दरअसल वहां पर अगर किसी की आपसे रंजिश भी होती है तो उस व्यक्ति को बीजेपी अपना बना देती है और इस तरीके से वहां पर श्रेय लेने की कोशिश करती है कि हमारे कार्यकर्ता पर हमला हो गया। नंबर 1, उनके हाल ही में मंत्री पर भी हमला हुआ था, बमबारी हो गई थी। उनका ये कहना है कि बीजेपी ये हमले करवा रही है। देखिए, दीदी का कहने से क्या होता है, सबको मालूम है कि हर जगह में तृणमूल के छोटे बड़े नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि लोग उनके विपक्ष में हैं। ये तो देखिए ना, इतना बड़ा इलाके में पहले चारों तरफ से अंधेरा देखिए। पहले 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा था, यहाँ पे हम निकल नहीं पाते थे, बमबारी होती थी, गाड़ी तोड़ दिए जाते थे। अब देखिए, मैं खाली जगह पे चारों तरफ देखेंगे, अंधेरे जगह पे बैठ के आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ। किसी की कोई आदमी हमारे गाड़ी के पास आके कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि आम जनता की गुस्सा इतना है, ये सब लॉलेसनेस जो इंडिया बंगाल में था उसके खिलाफ इतना गुस्सा है कि वो चाहते कि इसका ये खत्म हो जाए। और आपस में तृणमूल वाले लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस खिलाफ है, वो आपको फर्जी केस देके उठा के लेके जा रहे हैं। कौन, आप बताइए, तृणमूल के मिनिस्टर के ऊपर बमबारी करेंगे? कौन सा ऐसा हिस्ट्री है? कोई सबूत है दीदी के पास? दीदी तो कुछ भी बोलती रहती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री, किसी को भी वो छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। और कौन सी भाषा में वो बात करती है, ऐसा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वही जगह पे आके कि लोकतंत्र की जीत हुई है, कि हमारी मांग को स्वीकार करते हुए 8 अलग फेज में वोट हो रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर बूथ में होगा। और जब लोग अपना मत देंगे, जब अपना वोट देंगे, तो तय होगी। आप खुद ही देख लेना इसका नतीजा क्या आएंगे। लोकतंत्र किसके पक्ष में आएगा? नरेंद्र मोदी के पक्ष। ठीक है, आप इस वक्त अंधेरी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर रोशनी की कमी है, लेकिन आपका चेहरा पूरी तरह से चमक रहा है। यही चमक रिजल्ट में भी दिखेगी क्या? नंबर 1, और बाबुल सुप्रियो या फिर किसी भी नेता को बीजेपी अपना चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देती? लोग पूछ रहे हैं ममता बनर्जी के सामने आपका कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? देखिए, ये हमारा बीजेपी जो है एक लोकतांत्रिक दल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी अच्छा कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप मुझे मत पूछिए कि चेहरा वगैरह, क्योंकि मैं IIT का परीक्षा देने बैठा हूँ। आप मुझे मेडिकल का सवाल करेंगे तो जवाब मेरे पास होगा नहीं। लेकिन चेहरे की चमक जो है वो मेरी चमक नहीं है। मैं समझ लीजिए मून हूँ, जो सूरज है वो आसपास के लोग हैं, उन्हीं से जो वो रोशनी मेरे चेहरे पे चमक रहा होगा, वही खुशी मेरे आंखों में दिख रही होगी। यही बात मैं आपको कहूँ। तो अगर आप मून है तो ये जो शीतलता है, इमेजिनेटेड चमक, ठीक है, ये जो शीतलता है और साथ ही 8 राज्यों में जो इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? क्या ये, सॉरी, बीजेपी को फायदा, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं 8 चरणों में चुनाव का मतलब सीधे बीजेपी को फायदा होगा और अपने सत्ता को दुरुपयोग किया गया है बड़े नेताओं की ओर से, बीजेपी पर ये उनके आरोप हैं। तो क्या ये 8 चरणों के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है? देखिए, हम सही में एक ऑल इंडिया पार्टी है, उसकी हमारा नाम भारतीय जनता पार्टी है। दीदी जो है वो बंगाल की चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम देने से कोई ऑल इंडिया पार्टी होता नहीं है। ये अलग बात है कि दीदी को कोalition में रह के सेंट्रल में मंत्री रहने का उनको मौका जरूर मिला था, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कहीं पे भी वो अपना प्रार्थी दे, जमानत जब्त हो जाती है, हिस्ट्री उसके लिए सामने खड़ी है। तो दीदी बंगाल की चिंता करे, और क्यों लोग उनसे इतना खफा है और क्यों दीदी के लिए, दीदी के पास कुछ भी नहीं रह गए वोट के नतीजे जब आएंगे, उसके बारे में दीदी चिंता करे। बाकी राज्य में बीजेपी लड़ेगी, वहाँ के जो अच्छे दल है, बड़े दल है, उनके साथ लड़ेगी। दीदी का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबुल सुप्रियो जी आज तक से जुड़ने के लिए, और आज चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए। बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनका यह दावा है कि अब की बार तो बह रही है बीजेपी की बयार। उनके दावे में कितना है दम, 2 तारीख के लिए इसको करना होगा, हमें थोड़ा सा इंतजार। एक छोटे से नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।